हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार चल रही होगी। हम राजस्थान जीके के अंतर्गत, राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने दो की बात कर ली थी। पहला हमने थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पढ़ लिया था। दूसरे नंबर पे था अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अभी तीसरे नंबर पर आता है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग की एक बार बात करें तो यहाँ पर एक मैप के द्वारा हम इसको समझते हैं भाई। रफली एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं मैप का। ये मान लीजिए हमारा राजस्थान है और ये आपका हो जाएगा भाई अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये अरावली की इस साइड में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको और अरावली को अलग करने वाली जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और ये आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, मतलब 40 और 50 के बीच का जो भाग है ना, ये आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर जब चलते हैं तो इस प्रकार से ये आपका मैदानी भाग हो जाएगा और ये आपका 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी कि 50 और 75 के बीच का जो भाग होता है ये आपका कहलाएगा क्या, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। और ये हाड़ौती का प्रदेश और ये नीचे वाले जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये आपके आ जाएंगे भाई पठारी भाग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका पहले वाला हो गया। ये दूसरे नंबर पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी भाग, चौथा पठारी भाग हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं भाई, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि नदियों द्वारा निर्मित होता है। अरावली पर्वतमाला तथा हाड़ौती प्रदेश के मध्य पूर्वी मैदान है, यानी कि इधर अरावली पर्वतमाला और इधर आपका हाड़ौती प्रदेश है, इसके बीच का भाग आपका पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का जो भाग है वो पूर्वी मैदान स्थित है भाई। इनके मध्य जो भाग स्थित है वो पूर्वी मैदान है। इसका ढाल कहाँ भाई, पूर्वी मैदान का ढाल कहाँ पर है, तो ये ढाल जो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा। जैसे हम राजस्थान के नक्शे की हम बात करते हैं इस प्रकार से, तो इसके अंतर्गत ये आपका अरावली हो जाएगा और ये जो ना, इसका जो ढाल हमेशा इस साइड में मिलेगा भाई, पश्चिम से पूर्व। एक मिनट, इसका ढाल तो यहाँ मिलेगा थार वाले में और इसका पश्चिम से पूर्व में इस साइड में ढाल मिलेगा ये ऐसे। ठीक है, गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग है ये। गंगा यमुना नदी ना, उनकी जो सहायक नदियाँ उनके द्वारा निर्मित भाग है। और आप सभी जानते हैं कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं भाई, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है भाई। कृषि की दृष्टि से हम बात करें तो सर्वाधिक उपजाऊ होती है और सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भी यही मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में, 3 क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी में निवास करती है भाई। जहाँ पे ज़्यादा कृषि होगी तो वहाँ पे तो जनसंख्या रहेगी, जहाँ पे कृषि नहीं होगी वहाँ कैसे रहेंगे। जैसे जैसलमेर वाला भाग है तो वहाँ पे हम बात करें तो घनत्व कम है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। लेकिन जैसे हम इस साइड में आएंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है और इसी कारण से यहाँ पे जनसंख्या भी सर्वाधिक होती है। निम्न में से असंगत कौन सा भाई, ये क्वेश्चन है। पूर्वी मैदान का ढाल पूर्व की ओर है, पूर्वी मैदान का ढाल पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर बिल्कुल सही है भाई। ये पूर्वी मैदान राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। 2 भागों में 50 सेंटीमीटर करती है भाई, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूर्वी मैदान सर्वाधिक कृषि योग्य होने के कारण सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। मतलब ये सभी आपके सही दे रखे हैं, इनमें से कौन सा भी है जो गलत दे रखा हो, सभी सही है ये। ठीक है, आगे देखिए। पूर्वी मैदानी जो भाग है इसको हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। एक तो बनास बाणगंगा बेसिन हो जाएगा, एक चंबल बेसिन और एक माही बेसिन। ये नदियों के नाम पे पड़ रहा है भाई। बनास और बाणगंगा नदी के द्वारा जो क्षेत्र जिसके अंतर्गत ये प्रवाहित होती है उसको बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन और माही बेसिन हो जाएगा। पहले हम बनास बेसिन की बात करते हैं। बनास बेसिन, तो बनास बेसिन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान, एक मालपुरा करौली का मैदान। ये दोनों ही याद रख लेना भाई। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है एक बार ये देख लीजिए। यह आपके मेवाड़ का मैदान है भाई। मेवाड़ के वदाम में बात करें तो इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा में जो फैला हुआ भाग है ये वाला, ये आपका कहलाएगा मेवाड़ का मैदान है भाई। ठीक है, इसी प्रकार से केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, ये आपके करौली का मैदान है।
मालपुरा करौली का मैदान हो जाएगा ये वाला। तो ये 2 भाग होते हैं आपके बनास बेसिन के, जहाँ पर बनास नदी प्रवाहित होती है ना, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे इधर से राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुर आ जाएगा, और इधर आपका केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर आ जाएगा। तो मेवाड़ के मैदान की जब बात करते तो इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, खेराड़, शाहपुरा के अंतर्गत ही आता है खेराड़। जहाजपुर तहसील का क्षेत्र है ये, खेराड़ जो ना ये शाहपुरा के अंतर्गत आता है। ये जहाजपुर तहसील का क्षेत्र जो नया जिला बना है शाहपुरा, उसी के अंतर्गत आता है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई इसकी पूछे तो ये 280 से 500 मीटर हो जाएगी। मेवाड़ के मैदान की हम बात करें तो मालपुरा करौली के मैदान में देखें तो इसमें केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, इनमें फैला हुआ भाई करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। माल खेराड़ टोंक जिले का क्षेत्र है, माल खेराड़ टोंक जिले का क्षेत्र है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 280 से 400 मीटर, लगभग सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये आपका हो गया भाई पहला जो बनास बेसिन आता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बाणगंगा बेसिन की बात कर लेते हैं। बाणगंगा बेसिन जो बाणगंगा नदी जहाँ पे प्रवाहित होती है वो बाणगंगा बेसिन हो जाएगा। ये हमें कोटपुतली, बहरोड, जोधपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, ये जोधपुर कैसे आ गया, जोधपुर नहीं है भाई, यहाँ पे जयपुर है, ये जयपुर है, ये जोधपुर नहीं है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे जोधपुर में थोड़ी प्रवाहित होती है ये। तो कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, ये जिले हैं जहाँ पर बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ पर इनका बेसिन होता है, बाणगंगा बेसिन कहलाता है। अब इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो चंबल बेसिन की बात करते हैं, जो चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है। इसमें चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ आती है भाई, चंबल नदी और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित बेसिन है ये। चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन, गोली इरोशन किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी गया कि अवनाली का अपर्दन किसके द्वारा होता है, तो चंबल नदी के द्वारा होता है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि उत्खात भूमि, बैंड लैंड टोपोग्राफी हो जाती है, मतलब उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है ऊपर नीचे, जो कि कृषि योग्य नहीं रहती। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना कि चंबल नदी है जहाँ पे प्रवाहित होती है तो इसके कारण अवनाली का अपर्दन देखने को मिलता है, बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है इसीलिए। और अवनाली का अपर्दन होने से वहाँ की भूमि है वो उत्कात भूमि में बदल जाती है, मतलब उबड़ खाबड़ बदल जाती है, जो कि कृषि योग्य नहीं मानी जाती है। डांगलैंड, करौली के पठार पर अनियमित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, डांगलैंड कहते हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, डांगलैंड, करौली के पठार पर अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहते हैं। चंबल नदी गार्ज का निर्माण करती है, चंबल नदी जो है ना ये गार्ज का निर्माण करती है, और अपर्दन की मिट्टी की अवस्था है ये भाई, अपर्दन जो होता है ना मिट्टी का, उसी की एक अवस्था है गार्ज, जो कि चंबल नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। चंबल नदी कोटा से यमुना तक बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का मतलब क्या होता है भाई, जो उबड़ खाबड़ भूमि है ना उसी को बीहड़ कह देते हैं, ठीक है ना, उसी को बीहड़ कहा जाता है। तो चंबल नदी है ये कोटा से यमुना नदी तक बीहड़ का निर्माण करती है, और यह बीहड़ का क्षेत्र लगभग 480 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी चंबल बेसिन से संबंधित। अब माही बेसिन की बात कर लेते हैं भाई। माही बेसिन देखिए, इन ये नदी आएगी ना नदी, तो उस समय और डिटेल से बात करेंगे इनकी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब नदी की बात करेंगे ना चंबल, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है भाई, इसकी हम आगे बात करेंगे जब नदियों के इसके बाद में जो टॉपिक शुरू करेंगे वो नदी वाला ही करेंगे भाई। माही बेसिन की बात करें तो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना वो आपका माही बेसिन के अंतर्गत आ जाएगा। तो माही नदी का ढाल परिमाण जो है 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर है, जो कि एक सर्वाधिक है भाई इनका, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहती है ढाल ज़्यादा होने के कारण। माही बेसिन में महुआ के वृक्ष की प्रधानता होती है, और इस कारण इसे पुष्प प्रदेश भी कहते हैं भाई। माही बेसिन में महुआ वृक्ष पाए जाते हैं, इसके कारण इसे प्राचीन पुष्प प्रदेश कहा जाता है माही बेसिन को। माही बेसिन में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है कि माही बेसिन में कौन सी मिट्टी है, तो माही बेसिन में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। माही बेसिन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि की जाती है भाई, स्थानांतरित कृषि की जाती है। माही बेसिन की बात करें तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये क्षेत्र आते हैं, तो वहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि आदिवासियों के द्वारा पेड़ पौधों को काट करके जलाकर तथा भूमि को खाली करके एक जगह 2 या 3 वर्ष तक कृषि करना। कहने का मतलब स्थानांतरित कृषि वो होती है जब जंगल के अंदर पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं, जला देते हैं,
उसके बाद में जो भूमि है उस भूमि पे कृषि करते हैं, 1-2 साल 3 साल करते हैं, उसके बाद में उस स्थान को चेंज कर लेते हैं, दूसरी जगह कृषि करते हैं। ये स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो माही बेसिन को एक बार यहाँ पे समझ लीजिए भाई। देखिए माही नदी है, ये एमपी से आती है, एमपी से बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर और फिर गुजरात में जाकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर 56 नालों का समूह है भाई। ये आगे हम नदी पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। ये युवाकार की, उल्टी युवाकार की नदी है भाई। ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा या बेसिन हो जाएगा। तो ये माही बेसिन की हमने बात कर ली भाई। यहाँ पर पूर्वी मैदान में निम्न जिले, पूर्वी मैदानी भाग में जिले कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखिए अलवर आता है, भरतपुर आता है, डींग आता है, धौलपुर है, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुर सिटी और खेरथल। ये वो ज़िले हैं जो आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। टोटल गिन करके बताना कितने होते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो आपके लिए भी कार्य होना चाहिए ना। तो ये आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लास्ट जो चौथा बचता है उसके भी हम आज ही बात कर लेते हैं भाई। ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर चौथा जो आता है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का प्रदेश भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का प्रदेश कहा जाता है भाई। ये कौन सा होता है एक बार देखिए। इस मैप को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे भाई। देखिए पूरी चीज़ क्लियर कर देंगे यहाँ पे। ये वाला पहला हमने पढ़ा था वो है जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे हम कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। ये आपका अरावली प्रदेश है भाई, ठीक है। ये अरावली प्रदेश है। और ये पूर्वी मैदानी भाग है, ये अभी हमने पढ़ा था। ये पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया एक तो ये वाला नीचे वाला भाग, एक मिनट रुकना भाई। देखो माही बेसिन मैंने पहले करवा दिया। माही बेसिन जो डूंगरपुर बांसवाड़ा ना, वो उस पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आएगा, जो नदी वाला भाग है वो, ठीक है ना। तो ये दोनों की बात कर ली, इसकी बात कर ली, अरावली की बात कर ली। तीसरे नंबर पे आता पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी हमने बात कर ली। अब चौथा ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये आपका आ जाएगा भाई उत्तरी, यह आ जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत, जिसे हम हाड़ौती का प्रदेश कहते हैं। तो एक बार इनको हम मिटा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखिए भाई, अब ये जो भाग है ना, ये हाड़ौती का प्रदेश हो जाएगा। इसके अंदर उपरमाल का पठार आता है, ये देख सकते हैं, ये वाला उपरमाल का पठार है ये, ओके। ये विंध्यन कगार है, विंध्यन कगार भूमि। ये दक्कन का पठार है भाई, ठीक है। और ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी, और ये दक्षिणी। तो उत्तर में तो आपका पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिण में आपका एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश। इधर पूर्व में आपका यूपी, एमपी आएगा, सॉरी एमपी आ जाएगा। यहाँ पे धौलपुर से स्टार्ट होता है, यूपी से एमपी, तो एमपी आ जाएगा यहाँ पे पूर्व में भी। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी होती है, वो नदियों के नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो नदियाँ भी एक बार देख लीजिए आप। चंबल नदी है, ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार से बहती है भाई, सीमा बनाती है एमपी के साथ। ये आपकी काली सिंध नदी है, और ये परवन नदी है। इस प्रकार से बहुत सारी नदी है वो इनमें प्रवाहित होती है। इसमें दक्कन का पठार है, उपरमाल का पठार है, विंध्यन कगार भूमि है। तो इनको हम एक बार देख लेते हैं भाई। ये उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, जिसे हाड़ौती का प्रदेश कहते हैं। देखिए भाई, इनका ढाल कहाँ है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण इस वाले भाग से इस वाले भाग में, दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, ज्वालामुखी के माध्यम से इसका निर्माण हुआ, जिसके कारण मध्यम काली मिट्टी है यहाँ पर, जो कपास व सोयाबीन हेतु उपयोगी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की होती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर मिट्टी किस प्रकार की होती है, मतलब ये काली मिट्टी है यहाँ पर, और ये काली मिट्टी कपास और सोयाबीन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र इसको कहते हैं। इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं भाई। ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, कोटा इसके अंतर्गत आता है, बूंदी, बारा,
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तो आपके हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आ जाए। कुछ भाग आपका सवाई माधोपुर का, कुछ भीलवाड़ा का और कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो विंध्यन कगार भूमि और एक है दक्कन का पठार। विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, नदी से निर्मित क्षेत्र भी यहाँ पर होता है, शाहबाद क्षेत्र भी इसमें पाया जाता है। दक्कन के पठार में डग गंगदर प्रदेश और झालावाड़ पठार इसके अंतर्गत आता है। तो पहले हम विंध्यन कगार भूमि की बात कर लेते हैं। विंध्यन कगार भूमि का जो विस्तार है ना, ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। कुछ मात्रा में धौलपुर है, करौली और सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला को दर्शाने वाली भौतिक इकाई को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। देखिए ऊपरमाल का पठार ये यहाँ पर है, ये रहा ऊपरमाल का पठार। और ये ऊपरमाल का पठार ये अरावली पर्वतमाला तथा विंध्यन पर्वतमाला इन दोनों को मिक्स रूप दर्शाता है ये ऊपरमाल का पठार। इसको तीन भागों में विभाजित करते हैं। देखिए पहला तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हो जाएगा, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। और इसमें देखेंगे ना तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ये बूंदी की पहाड़ियाँ देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पहाड़ी है ये बूंदी की पहाड़ियाँ है। इसके बाद में ये यहाँ पर दिखाई गई ये कुंडला की पहाड़ियाँ है। ये यहाँ पे मुकुंदरा पहाड़ियाँ है जो कोटा में, चांदवाड़ी या चांदभाड़ी झालावाड़ के अंतर्गत है। 517 मीटर ऊंचाई है इसकी, चांदवाड़ी या चांदभाड़ी। डंग गंगदर प्रदेश, ये यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो 12 में है। भारत का पहला जियो हेरिटेज आकृति घोड़े की नाल की जैसी होती है भाई ये इन पहाड़ियों की। ये सतूर है यहाँ पर बूंदी की पहाड़ियों में ऊंचाई चोटी जो 353 मीटर है। एक बार दोबारा से इनके नाम देख लीजिए जिससे कि याद हो जाए भाई। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंतर्गत हम बात करें तो पहले तो बूंदी की पहाड़ी आती है जिसमें सबसे ऊंची चोटी सतूर है 353 मीटर, ये रही। फिर आती कुंडला की पहाड़ियाँ, ये रही। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये कोटा के अंतर्गत है, ये रही भाई। चांदवाड़ी या चांदभाड़ी की पहाड़ियाँ ये हैं और ये झालावाड़ के अंतर्गत है। इसकी ऊंचाई देखें तो 517 मीटर है। फिर इधर रामगढ़ की पहाड़ियाँ भाई 12 के अंदर, जो भारत का पहला जियो हेरिटेज है वो इसी पहाड़ी पर है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और इसकी आकृति कैसी है, घोड़े की नाल की जैसी आकृति है। 12 के अंदर जो पहाड़ियाँ ना रामगढ़ की पहाड़ियाँ घोड़े के नाल की जैसी आकृति है इनकी। डंग गंगदर प्रदेश आ जाता है इसके बाद में हम बात करें। आगे देखिए भाई, देखिए बूंदी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी वो सतूर है। कुंडला की पहाड़ी कोटा में है। मुकुंदरा की पहाड़ी ये कोटा और झालावाड़ मिक्स में, कोटा में ज़्यादा है, झालावाड़ में भी है। हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो चांदबाड़ी हो जाएगा, चांदवाड़ी जो झालावाड़ में है 517 मीटर है। ठीक है, तो ये पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की हमने बात कर ली है। अब आता नदी निर्मित बेसिन। इसमें चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदी आती है भाई। चंबल नदी और सहायक नदियों से निर्मित जो मैदान है वो नदी निर्मित बेसिन हो जाएगा। शाहबाद क्षेत्र तो 12 जिले का जो उच्च भूमि क्षेत्र है वो शाहबाद क्षेत्र कहलाता है, 12 जिले के अंतर्गत। तो ये आपका जो पहला भाग है वो यहाँ पर समाप्त होता है। कौन सा? विंध्यन कगार भूमि। अब आता है भाई दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात करते हैं। दक्कन के पठार का विस्तार जो ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में है। कहने का मतलब ये आपके हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है, हाड़ौती प्रदेश में आता है दक्कन का पठार। दो भागों में विभाजित करते हैं इसको, एक तो डंग गंगदर प्रदेश और एक झालावाड़ का पठार, झालावाड़ पठार। डंग गंगदर प्रदेश की बात करें तो झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचा उठा हुआ है उसे हम डंग गंगदर प्रदेश कह देते हैं। झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग नीचे की ओर जो समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचे उठा हुआ है उसको डंग गंगदर प्रदेश कहते हैं और ये झालावाड़ में है, झालावाड़ का पठार। ओके, दक्कन का पठार ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है भाई। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 5 उप भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये इनको ज़्यादा हमें पढ़ने की वैसे भी आवश्यकता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं है भाई। आगे देखिए, ये मैंने यहाँ पर देखिए आपकी कंपेरिजन करके पढ़ा है भाई। जो हमने 4 पढ़े ना, एक तो थार का मरुस्थल यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, अरावली प्रदेश हमने पढ़ लिया, पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ लिया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ लिया है। अब यहाँ पे दे क्या रखा भाई, एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे पूरी टेबल आपको नज़र आ जाए। पूरी तो नहीं आएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके हम पढ़ लेंगे इसको भाई। 4 हमने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं। इन भौतिक प्रदेश में जनसंख्या कितनी रहती है, क्षेत्रफल कितना है, अवशेष किसका, ये कालक्रम क्या है इसके निर्माण होने का, भारत के अंदर इसको क्या कहती हैं, मिट्टी इसकी किस प्रकार की पाई जाती है, चट्टानें किस प्रकार की होती है, ये सभी चीज़ें इनमें किस प्रकार की देखने को मिलती है उसको कंपैरिजन करके पढ़ते हैं भाई।
सबसे पहले जनसंख्या की बात आती है तो थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या वो निवास करती है भाई। थार के मरुस्थल की हम बात करें तो इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है 61.11%, यानी कि 61% इसका क्षेत्रफल है। अरावली प्रदेश की बात करें तो 10% जनसंख्या निवास करती है और इसका क्षेत्रफल 9% है भाई। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 23% इसका क्षेत्रफल है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में है भाई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो वो घनत्व यहाँ पर है 39% जनसंख्या। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल इनका 7% होता है, 6.89%। ये याद रख लेना भाई, जनसंख्या और क्षेत्रफल की हमने बात कर ली। अवशेष की बात करते हैं भाई, ये थार का मरुस्थल जो होता है टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। अरावली प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथी सागर का अवशेष माना जाता है और दक्षिणी पूर्वी पठारी ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। कब इनका निर्माण हुआ भाई? कालक्रम की बात करें तो थार के मरुस्थल का प्लीस्टोसीन के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। थार के मरुस्थल का अरावली प्रदेश का प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत हुआ। ये इंपॉर्टेंट अभी पूछा गया है, प्री कैम्ब्रियन काल में। पूर्वी मैदान का प्लीस्टोसीन काल में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्रिस्टेशियन काल के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। भारत के दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये विशाल मैदान का भाग है भाई। ये मरुस्थल की बात करें, ये प्रायद्वीपीय पठार विशाल मैदान का भाग है जो हम बात करें पूर्वी मैदान की, और ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो मिट्टी थार के मरुस्थल में आप सभी को पता, अभी बलुई मिट्टी देखने को मिलती है। और अरावली प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और इसमें जलोढ़ मिट्टी अभी नदियों से निर्मित मैदान है। मैदानी प्रदेश जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और गोंडवाना लैंड की हम बात दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लावा से निर्मित मिट्टी है, तो वो काली मिट्टी होगी भाई। यहाँ पे चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर परतदार होती है थार के मरुस्थल में। अरावली के अंदर प्राथमिक या आग्नेय चट्टान देखने को मिलती है, और जो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती है और इसमें आग्नेय चट्टान होती है भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो ये हमने कंपैरिजन करके जो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं भाई इस टेबल से, याद रख लेना। महाद्वीप व महासागर प्रथम श्रेणी के ऊंचावच हैं, पर्वत पठार मैदान ये सेकंड श्रेणी के ऊंचावच हैं भाई। ये वैसे पूछे नहीं जाते, एसएसटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के ऊंचावच, सेकंड श्रेणी की पूछे तो पर्वत पठार और मैदान। वी आकार की घाटी या यू आकार की सड़क थर्ड श्रेणी के ऊंचावच हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से आपके भौतिक प्रदेश यहाँ पे समाप्त होते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे कौन सा? नदी वाला करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।